वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम। आगे सब कुछ वही का वही है जो मैं हर दूसरे दिन बोलता हूं, यानी मैं हूं शेखर सुमन और आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेखर्स। बस कुछ नया है तो ये लालटेन। आप इसे देखकर ये मत सोचिएगा कि हम लालू जी का लालटेन वाला पार्टी का प्रचार कर रहा हूं। जिसका हाथ में होगा लालटेन वही पहुंचेगा पार्लियामेंट। असल बात तो यह है कि पिछले दिनों एनटीपीसी वालों ने पश्चिम बंगाल और बिहार की बिजली इसलिए काट दी क्योंकि इन राज्यों ने करोड़ों रुपए के बिजली के बिल नहीं भरे थे। अरे पर शेखर, ये लैंटर्न इधर लेकर क्यों घूम रहे हो यार? अब तो समझ गया ना शारी। मुझे मालूम था हमारे प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर साहब की हालत बंगाल और बिहार से कम नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोग अंधेरे का फायदा उठाइए लेकिन भागिएगा मत। और तब तक मैं एक जनरेटर का इंतजाम करके आता हूं। हमारे आज के मेहमान हैं अचला सचदेव और जीआर खैरनार। But before that, give a large round of applause for Shari and his rubber band. Hello, darkness, my old friend. A big hello from Shari and his rubber band. Don't go away, we'll be back with Light after the break. Until then, enjoy. Hi, welcome back. एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमारे पड़ोसी देश से बातचीत फ्लॉप हो गई। अरे यार, पिछले 50 वर्षों में कश्मीर को अपना बताने के चक्कर में जितने करोड़ों अरबों रुपए फूंक चुके हैं, उतने में तो आप लोग अपने यहां दर्जन भर नए कश्मीर बना सकते थे। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बड़ा सा पिगी बैंक लीजिए। जब भी कश्मीर के बारे में कोई बुरा ख्याल आए तो चुपचाप उस पिगी बैंक में 5-10 करोड़ रुपए डाल दिया कीजिए, काम आएंगे। वैसे हमारे पड़ोसी देश में 5-10 करोड़ रुपए होंगे। मुझे क्या, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये वाली कहावत अब पुरानी हो गई। आज की मॉडर्न कहावत है हेलीकॉप्टर से गिरे रिक्शे पे अटके। ये नई कहावत हमारे लालू जी पर एकदम फिट बैठती है। पिछले दिनों 900 करोड़ की हेरा फेरी का हिसाब किताब पूछने के लिए जब लालू जी को सीबीआई वालों ने अपने ऑफिस में बुलाया तो जनाब साधारण रिक्शे पर बैठकर वहां पहुंच गए। वैसे अंदर की बात तो यह है कि लालू जी उस दिन अपने आप को महागरीब दिखाने के चक्कर में बैलगाड़ी पर जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर लालू जी को देखते ही बैल अपनी गाड़ी समेत ऑन नो कहते हुए भाग गए। बिहारी बैल थे। सफलता की बहती गंगा में हाथ धोना तो कोई फिल्म वालों से सीखे। राजा हिंदुस्तानी सुपरहिट हुई तो कोई रानी हिंदुस्तानी बनाने बैठ गया तो कोई हम हिंदुस्तानी, लेकिन बाजी मार ले गए हीरो हिंदुस्तानी वाले। उन्होंने तो अपना एक गाना भी हीरो होंडा वालों से प्रायोजित करवाने के लिए हीरो होंडा पर बैठकर उनके ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब अगर हीरो हिंदुस्तानी भी हिट हो जाती है तो बहुत जल्दी बजाज हिंदुस्तानी, मारुति हिंदुस्तानी और राजदूत हिंदुस्तानी जैसे फिल्में बननी भी शुरू हो जाएंगी। हम भी कुछ ऐसे ही इंस्पायर होकर लाए हैं कुछ सीन्स, कुछ सॉन्ग्स। खुश तो बहुत हो कि तुम, जो आदमी जिंदगी भर तुम्हारे मंदिर की 12 सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आज तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठा है, खड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे गुनाहों की सजा तुम इन मासूम गरीबों को दे रहे हो। हाँ। आखिर क्यों? अगर सजा देनी है तो मुझे दो। आखिर मेरे गुनाहों की सजा तुम इनको क्यों दे रहे हो? हाँ? आखिर इन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो? अगर मारना ही है, पीटना ही है, सजा देनी है तो मुझे दो। क्या बात है भगवान, आप काफी कॉफी जैसे इंसिडेंट हो गए। राजश्री वालों की नई फिल्म का नाम है हम हैं साथ साथ। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान, तब्बू, सैफ, सोनाली और नीलम ने कहा हम हैं साथ साथ, और उस जंगल में हुई शूटिंग के दौरान भी इन सब ने कहा हम हैं साथ साथ। लेकिन जब जेल जाने की नौबत आई तो सलमान को इन महान कलाकारों ने कहा हम आपके हैं कौन। आजकल नेता लोग अक्सर कहते हैं हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर ठोस कदम उठाएंगे। जब कदम ही ठोस हो जाएंगे तो उसे उठाने में समय तो लगेगा ही।
इसलिए भैया भ्रष्टाचार खत्म होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। दूसरा नेता कहता है हम आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब दो चार होते तो घंटे भर में मुंह तोड़ दिया जाता। जब भैया बात हजारों लाखों आतंकवादियों की हो तो सबका मुंह तोड़ने में टाइम तो लगेगा ही। तीसरा नेता कहता है हम महंगाई और गरीबों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब दोस्तों जड़ से हम उन्हें इसलिए नहीं उखाड़ पा रहे हैं क्योंकि पर्यावरण वाले किसी भी चीज को जड़ से नहीं उखाड़ने देते। तो भैया उनसे निपटने के लिए टाइम तो लगेगा। आप भी सोच रहे होंगे मैं आज के दोनों मेहमानों से क्यों नहीं मिलवा रहा। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स एंड आई एम पढ़िंग आज का अखबार। सचिन तेंदुलकर साहब कहते हैं मैं पैसों के लिए क्रिकेट नहीं खेलता। सही फरमाते हैं। जब पेप्सी, वीजा कार्ड और कोलगेट वगैरह से करोड़ों की कमाई हो जाती है तो क्रिकेट के पैसों की क्या जरूरत है। सलमान खान साहब फरमाते हैं मैं बहुत जल्दी शादी की बेड़ियों में बंधने जा रहा हूं। मियां पहले कानून की बेड़ियों से तो छुटकारा पा लीजिए। गोविंदा कहते हैं मेरे वो गीत इतने अश्लील नहीं थे जितना मीडिया ने शोर मचा रखा था। जी हाँ, सरकाए लोग खटिया और आ बैठ मेरे घोड़े पे तो पारिवारिक गाने थे। क्यों चीची, मेरा मतलब है चीची। लालू जी फरमाते हैं अब देश के लिए हम कुछ करना चाहता हूं। क्यों? घोटाले के लिए बिहार छोटा पड़ रहा है क्या? वैसे देश बिहार से आखिर कितना बड़ा है? एनी आइडिया? आई हैव नो आइडिया। पता नहीं मेरी जनरल नॉलेज को क्या हो गया है। खैर देखते हैं कि लोगों की जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है। कौन कहता है कि आज की जनरेशन को कुछ नहीं पता? सब पता है। हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, खंडाला, हमारा नेशनल सॉन्ग, सब पता है। अच्छा, आती है खंडाला नाम का गाना किसने गाया है? आमिर खान। और वंदे मातरम किसने लिखा है? AR रहमान। आती क्या खंडाला किसने गाया है? आमिर खान। और वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे भाई टैगोर, बंकिम खंडर। पाजी आती क्या खंडाला गाना किसने गाया है? आमिर खान ने जी। ता वंदे मातरम नाम दा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? आई डोंट नो। आती है खंडाला किसने गाया है? आमिर खान ने। और वंदे मातरम किसने लिखा है? प्रदीप ने। बंकिम खंडर। लता मंगेशकर। बम्किन समथिंग समथिंग समथिंग। वंदे मातरम किसने लिखा है? आशा भोसले। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंडरफुल। देखा अटल जी, आपके देश की जनता का जनरल नॉलेज ये अच्छी बात नहीं है। कल रात अटल जी से प्रभावित होकर मैंने एक देशभक्ति की कविता लिखी। आइए सुनते हैं। एक दिन आलू ने मुंह खोला, अपने दोस्त प्याज से बोला ऐसी क्या है आफत आई जो तूने अपनी कीमत 50 रुपए कराई। तो प्याज ने गर्व से दी एक स्माइल, प्यारे ये है 50वीं सालगिरह मनाने की स्टाइल। इस पर आलू बोला शाबाश प्याज भाई, किसी को भी शहीदों की याद नहीं आई, लेकिन तुम्हारी देशभक्ति से हम सब की आंखें भर आई। Our first guest in Movers and Shakers is the real demolition man, a man who's known for his integrity and honesty, a man who lost his job because he was honest and forthright. And he is none other than the DMC of BMC, the Deputy Municipal Commissioner of Bombay Municipal Corporation. Ladies and gentlemen, please welcome G.R. Khanna. सच्चाई बोलने पर नौकरी से आप बर्खास्त कर दिए गए। हाँ जी। लेकिन अभी भी आपको सैलरी मिलती है? हाँ जी, सैलरी तो मिलती है। पूरी या आधी? हाँ नहीं, सैलरी पूरी मिलती है, सब सुविधाएं मिलती है। खाली कारपोरेशन गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम पूरी सैलरी आपको देते हैं लेकिन घर बैठे रहो। घर बैठे? हाँ, ऑफिस में मत आओ। अगर ऐसी नौकरी सबको मिल जाए हम सबको तो कितना आराम हो जाए। नहीं खन्नार साहब, आप एक किताब भी लिख रहे हैं खन्नार साहब? मैंने किताब लिखकर पूरी कर दी है। अच्छा, क्या नाम है किताब का? अकेली झुंझ। अकेली झुंझ। झुंझ मतलब एक अकेली लड़ाई। हाँ अकेली, हाँ अकेली जंग। बहुत जंग, बहुत अकेली जंग। अच्छा, ये आपने बहुत सारी वेश्याओं हैं उनको भी रिहेबिलिटेट किया। हाँ जी। उन वैसा करते वक्त ये पहले आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इस तरफ इस एरिया में काम करना है? मैं निलंबित होने के बाद जी। मैंने सोचा कि मेरे पास समय बहुत है। शुरू में तो लोगों को पूरे देश भर में लोग बुलाते थे, आमंत्रण देते थे, कार्यक्रम को जाना होता था,
तो समय नहीं मिल पाया। लेकिन चुनाव के बाद काफ़ी समय मेरे पास उपलब्ध हुआ। मैंने सोचा ये जो समय है किसके लिए हम इस्तेमाल करें। तो एक सामाजिक संस्था थी जो पहले ही लड़कियों को निकालने का काम करती थी, लेकिन उनको पुलिस मदद नहीं मिल रही थी और उनका कहना था कि अगर मैं उनसे ज्वाइन हो जाता हूँ, मैं मदद करता हूँ, तो ये लड़की निकालने का काम वो आगे चला सकते हैं। कुछ 6000 लड़कियों को मैंने अब तक लिबरेट किया है। अच्छा। हाँ, छुड़वाया है। 550 लड़की को निकाल कर रिहेबिलिटेशन गांव-गांव में भेज दिया है या कोई हॉस्पिटल में भर्ती किया है। कुछ अच्छा, नौकरी अपनी दी है। शादी के बारे में बताइए, कब, किस उम्र में, कैसे? सुना था कि बम्बई में बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है अच्छा। कॉमर्स ग्रेजुएट को। तो मैं दौड़ा बम्बई आया और नवंबर 1964 में मुझे नौकरी लग गई। फरवरी में गांव वालों ने वहाँ रिश्ता पक्का कर दिया, लड़की पसंद कर ली, उनको पक्का बताना कर चाहिए था बम्बई में नौकरी और छोकरी दोनों बहुत आसानी से मिलती लिया। लेकिन अभी उनको क्या मालूम कि देहात वाले लोग हैं ना। उनको क्या पता। तो उसने वो लड़की देखी, फिक्स कर दिया और यहाँ बम्बई आए, कहा कि हमने लड़की पास कर दी है, चलो आपको चलना है शादी करवाने के लिए। मैंने कहा बम्बई की स्थिति बहुत अलग है, यहाँ तो लड़की मिल तो सकती है लेकिन रूम नहीं मिल सकती है। तो 2-4 साल तो मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन जब शादी पक्की की तो मैंने भाई को अगर कहा कि भाई स्थिति ऐसी है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं 3-4 साल तो नहीं करूँगा। तो बड़े भाई कहते कि मैं जाते जाते समय रेलवे ट्रैक पर मेरी खुदकुशी कर लूँगा, अरे बाप। जिंदाने गाँव में जाऊँगा। माँ कहती कि ऐसा कैसा, हमारी पूरी घराने की इज्जत चली जाएगी क्योंकि हमने लड़की फिक्स की है और आपने ना बोल देती है। मैंने बोला मैंने देखी भी नहीं लड़की, तुमको देखने की क्या जरूरत है, हमने तो देखी है ना। लड़की बहुत सुंदर थी। तो मैं तो ऐसा काला कलूटा आदमी हूँ और जब लड़की सुंदर मिल जाती तो मैंने सोचा बार बार मौका कहाँ मिलने वाला है इतनी अच्छी लड़की का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बार बार किधर मारोगे। अच्छा खैरनार साहब, ये जो इतने सारे हमले आपके पीछे हुए, उसके क्या कारण थे? उसके पीछे जिन लोगों ने करवाया उनकी मंशा क्या थी? ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मुंबई में बनाई गई थी तो काफ़ी हंगामा हुआ, तो मुझे इस काम के लिए पोस्टिंग की गई थी कि ये काम मेरे पास दिया गया था कि भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बनी है और जो कोई भी तोड़ नहीं रहा है, 5-6 साल हो गए कोई हाथ नहीं लगाता है, डर है बहुत, हिम्मत नहीं करते, बहुत डर है, तो आप ये काम करो। और जब ये भवन टूटना शुरू हुआ तो पुलिस आयुक्त का कहना ये था कि कहीं बाहर गांव से गैंगस्टर लाकर मुझे उस दिन मारने की व्यवस्था की थी। इतनी भारी जंग लड़ी है और आपकी अर्धांगिनी, मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ, हमेशा आपके बगल में आपका साथ देती रही हैं। उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? शुरू में पत्नी रोती थी, खाना नहीं खाती थी, उनको लगता था कि ये तो बड़ी रिस्की ज़िंदगी है, ये तो आप 14 घंटे काम करते हो, घर तो कोई देखते नहीं है और फिर वापस ऊपर से मार भी पड़ती है, तो आपकी जीवन सुरक्षित नहीं है, तो अब ये नौकरी छोड़ दो, अब गांव में चले जाएंगे, कहीं दूसरी नौकरी करेंगे। मैंने उनको बहुत समझाने की, कुछ गांव वाली थी तो थोड़ी समझाने की कोशिश की बहुत। फिर आगे चलकर देखता हूँ महीने में हमले होने, और हमले का सिलसिला इतना बढ़ गया, अगर 15 दिन में कोई एक आध बार हमला नहीं होगा तो पत्नी कही थी अरे एक भी हमला नहीं हुआ, तुमने क्या काम करा, छोड़ तो नहीं दिया, आज बगैर पिटे हाँ, हैं? हाँ, ये क्या बात हुई? ये क्या हुई? आज कोई मारने का चेहरा ऐसा क्यों अच्छा लगा? हाँ, उसको लगता था कि काम छोड़ दिया मैंने। जिस जंग की शुरुआत की है उसमें आप विजयी हों, आपकी निजी जिंदगी, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका परिवार, आपकी नौकरी सब सलामत रहे, सत्य का साक्षात दर्शन हुआ, इससे हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। Our second guest in M&S tonight is a plethora of talent. She is a choreographer, model, and actress, all rolled into one. Wow, what a role! Ladies and gentlemen, please welcome Achla Sachdev. देखिए खैरनार साहब, हम आपके पड़ोसन के रूप में एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा और शख्सियत को लाए हैं जो अपनी खूबसूरती से आपको शायद डिमोलिश कर देगी। अच्छा, ये मॉडल कोऑर्डिनेटर का जो सफ़र तुम्हारा शुरू हुआ मुद्रा से और वो सूत्र बढ़ते बढ़ते कामा सूत्र तक चला गया, ये इतना जल्दी जल्दी जो बदलाव आया, कैसे आया, क्यों आया? मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं एयर होस्टेस बनूं। अच्छा। I was dying to be an air hostess because first of all I didn't have the money to travel and I wanted to travel the world and I said अब क्या करूं, so I thought air hostess is a great way of traveling, so I applied for Pan Am and interview के लिए गई और मुझे चुन लिया उन्होंने। सरप्राइज नहीं, 10,000 एप्लीकेंट थे और 10 लड़कियों को चुना, so I was the lucky one. I think God's great. You were the deserving one. Well, whatever. I would say lucky. I would say deserving. And so I got the job and I started traveling and it was really nice. But you know, एक होता है वो glamour जो बाहर से हम देखते हैं और you know we get very enamored by it.
But when you're working there, it's not so glamorous. I remember my first flight, when I landed up, I was crying, tears, okay, because मेरे पैर यहाँ तक सूज गए थे. My skin had become totally dry. मैं इतनी थक गई थी, and I was thinking, ये लो, एरोसिस बनना था ना, बन गई. Now enjoy it, you know. But anyway, it was okay. पर ऐसा कभी बुरा लगता था, एयर होस्टेस बन के इतना ग्लैमरस जॉब में मैं आई हूँ, और कभी कोई सब टुंग, हाँ सर, चलो खाना लेके आओ. No, that I enjoyed doing. That I enjoyed doing. I didn't mind it because I love people. और ये मेरा काम था. So I like to do my job to the best possible degree. But the physical tension was not worth it really. So I traveled, used my free tickets and said, "Tada, bye bye, see you around." फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ? कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं. And I was desperate to make my career. और उसके पहले मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर रह चुकी थी. तो मैंने कहा अब क्या करूँ? ठीक है, मॉडल बन जाती. अच्छा. इतनी कोई बुरी भी तो नहीं दिखती. And I struggled, and slowly it started happening, and here I am today. I mean, now my looks are an asset. You know, it's very amazing when you're nobody, and Nothing succeeds like success. I agree. Absolutely. I फिर जब absolutely आप agree. सक्सेसफुल हो जाते हैं, बस. तो हर चीज आपके बारे में जो Everybody. सब कुछ अच्छा है. Whatever were my आपकी minus आंखें बहुत points. अच्छी हैं, आपके हाँ, बाल बहुत बहुत, आपकी आवाज क्या है, बहुत. आपकी हाइट क्या है, बिल्कुल. आपका ये जो अनकन्वेंशनल लुक्स है ना, यही तो है बस, और क्या है. बस. बाकी ये सब गर्ल नेक्स्ट डोर लगती हैं. Oh, बेवकूफ come हमारी. on. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. अच्छा, तुमने सीरियल में भी काम किया, किस्मत, जी. रमेश सिप्पी की, और मीरा नायर के कामा सूत्र में भी काम किया. वो सूत्र फिल्म में काफी लंबा नहीं था, क्या हुआ? वो सूत्र कहाँ और क्यों Actually, काट मैं दिया? फिल्म देखने गई थी, and जब ट्रायल था, and I blinked. I didn't see myself in the film. I was wondering what happened. बहरहाल तो फिर तुमने डांटा मीरा नायर को? नहीं बिल्कुल. कभी नहीं. पूछा, Director knows सवाल the किया? job. हाँ, बिल्कुल. सवाल करना तो बनता ही है ना. तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए फिर? अरे बाप रे. मतलब जिस औरत में इतनी सारी खूबियां हैं, उसको कैसा पति मिलना चाहिए? I don't think people should judge a person by its cover. It's what's inside. I want a man with true inner qualities, who's a strong person, who does whatever he does in his life work with the honesty that I do, and who's a good husband, basically, you know. Inshallah, definitely. Thank you. Everything will happen to you. Thank All good you. things will happen. It was lovely talking to you. It was wonderful. बहुत अच्छा लगा. Welcome to another episode of Movers and Shakers. हमारे पीएम जी ने प्रिडिक्ट किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगले साल 6.3% होगी. 6 नहीं, 7 नहीं, 6.3%. आइए देखते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट इस एग्जैक्ट फिगर पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे. पहले तो गर्मा गर्म चर्चा होती है देश की इकोनॉमी के बारे में. उसके बाद कॉन्क्रीट प्लान्स बनते हैं, ग्राफ्स, चार्ट्स, कैलकुलेशंस जो कोई नहीं समझता. फिर सारा डेटा कंप्यूटर्स में फीड किया जाता है, और उसके बाद इसे एनालाइज करके हेड ऑफिस में भेजा जाता है. और उसके बाद, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सपर्ट इन रिपोर्ट्स के जरिए सही और एग्जैक्ट फिगर पर पहुंचता है. सो दैट्स इट. 6.3, लेडीज एंड जेंटलमैन, 6.3. अगले साल बहुत उन्नति होने वाली है, लेकिन आप अगले साल तक नहीं, सिर्फ कुछ पल रुकिए, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. Tonight our guests are actor Ayub Khan and the youngest drummer of India, 12-year-old Darshan Doshi. But before I give a big round of applause for Shari and his rubber band. Welcome back to M&S once again. हमने कई गरीबों को बताया कि देश की अगले साल बहुत उन्नति होने वाली है, तो वो कहने लगे छोड़ो यार, गरीबी के कितने फायदे हैं शायद तुम जानते नहीं. कहने लगे कि आज की तारीख में इस देश में सिर्फ गरीब हैं जिन्हें एक्सटॉर्शन और खून की धमकियां नहीं मिलती हैं भाई लोगों से. वैसे बात पते की कही उन्होंने. एक्सटॉर्शन थ्रेट तो आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है. जिन्हें गुंडों से धमकी नहीं मिलती, बेचारों का नाम हाई सोसाइटी में बहुत खराब हो जाता है. तुम्हें थ्रेट नहीं आई? 10-12 आ चुकी है. लोग बात करने लगते हैं, भाई देखो कंगाल है यार, धमकी नहीं आई. हमने सुना है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने तंग आके खुद नागपाड़ा फोन किया और कहने लगा, भाई आपने मुझे धमकी नहीं देकर मुझे बदनाम कर दिया है.
अगर आज शाम 5 बजे तक मुझे धमकी नहीं दी तो मुझे किसी और गैंग के पास जाना पड़ेगा। हाल ही में अखबार में एक तस्वीर छपी थी कांग्रेस के नेता छगन भुजबल जी की ब्लड डोनेट करते हुए। मैंने सोचा बहुत भले आदमी, कर्जा चुका रहे। पब्लिक से उनकी बिरादरी ने जो खून चूसा था, बेचारे पब्लिक को किसी तरह से वापस किया। बहुत भले आदमी। हमने ये भी सुना है कि हॉस्पिटल्स में काफी सारे ब्लड रिसीव करने वाले मरीज खास नेताओं के खून के लिए रिक्वेस्ट करते बल्कि तरसते हैं। ऐसी क्या खास बात है उनके खून में? ये मैंने कल्लू राम से पूछा। हंसकर उसने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। शेखर बाबू, कुछ दिन पहले जब हमको भी खून की जरूरत पड़ी तो हमने भी नेताजी का ही खून डलवाया। इसी बहाने कुर्सी के कुछ फायदे हम तक भी पहुंचेंगे। आखिर अब हमारे और नेताजी के बीच खून का रिश्ता जो है। वैसे हमारे कुछ नेता इतने गए गुजरे नहीं। बढ़ती हुई क्राइम रेट को नजर में रखते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी जी ने बिजनेस कम्युनिटी को रीअश्योर किया है कि हम हैं यहां तुम्हारे लिए। दुख सिर्फ इस बात का है कि जब सीएम यहां होते हैं तो गैंगस्टर्स वहां होते हैं, जब पुलिस वहां पहुंचती है तो गैंगस्टर्स यहां पहुंच जाते हैं। बेचारों को एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। पर ये दोनों तो हर मुशायरे में मिलते हैं। कमबख्त। सलाम अलैकुम। शायर वही, शेर भी वही, और लगता है आज वो टपोरी भी नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अर्ज किया है, मैं तेरी मस्त निगाहों का सहारा लेकर लो आ गए फिर से थकेले शेरों का पिटारा लेकर। तो सुनिए, नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है। नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है। मारना है तो प्याज मारो, टमाटरों में क्या रखा है। हाँ, न जाने अश्क से आंखों में क्यों है आए हुए। टेल मी, न जाने अश्क से क्यों है आंखों में आए हुए। कुछ नहीं, आप हैं कंजंक्टिवाइटिस से सताए हुए। अरे यार, कोई डिग्निफाइड की बीमारी ही दे देते। अरे फिर फंस गए ना उस्ताद। बहुत चालाक है ये नालायक। और तो और आजकल रेस्टोरेंट वाले भी चालाक हो गए। दाम नहीं बढ़ाते, दाम वही का वही, मगर प्लेट्स में खाना कम कर दिया है। मलाई कोफ्ता ऑर्डर करो तो कोफ्ता बाइनोकुलर से ढूंढना पड़ता है। ये कोफ्ता, सूप इतना कम। मैंने वेटर से कहा, भाई प्याले में क्यों लाए हो, सीधा चम्मच में लाना था। लेकिन पानी दिल खोल कर देते, दिल खोल कर। पानी देखकर तो सोच लिया है कि आइंदा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर जाऊंगा रेस्टोरेंट में। और जहां कोफ्ते छोटे हो गए, प्याज तो इनविजिबल हो गए। गुरु दत्त जी अगर आज हमारे बीच होते तो अपनी फिल्म का नाम जरूर प्यासा की जगह प्याजा रखते। ये रखो और जाते वक्त मुझे दे देना। महंगा भाई। आजकल अखबारों में रोज किसी की हिट लिस्ट का मेंशन जरूर होता है। क्या ये वाकई हिट लिस्ट होती है? जी हां, हमने मूवर्स एंड शेकर्स के व्यूअर्स के लिए खास एक जाने माने गैंगस्टर से रिक्वेस्ट की अपनी लिस्ट दिखाने के लिए। आइए उनकी डायरी में उनकी हिट लिस्ट देखते हैं। तारीख 7 नवंबर 1998, 8:30 बजे बेटी को स्कूल छोड़कर आओ। 9 बजे स्कूल से लौटते समय साकी नाका के सिग्नल पर सेठ धनीराम को लुढ़का दो। 9:30 बजे बोरीवली वाले बिल्डर को फोन करके धमकी देनी है। 10 बजे कांदीवली वाले बिल्डर के साथ पिछले हफ्ते की धमकी पर फॉलो अप। 10:15 बजे नाश्ता चाय। नाश्ता चाय भी करते हैं भाई। हाँ। 1 बजे बेटी को स्कूल से पिकअप करो। कोई किडनैप करने लायक हो तो गाड़ी का नंबर नोट करो। 2:30 बजे सत्या का वीडियो खरीदकर डायलॉग याद करो। आप देख रहे हैं ना कितनी मेहनत का काम है। रिसेंटली एक इश्तिहार मैंने देखा, टूथब्रश विथ माइक्रो ब्रिसल टेक्नोलॉजी। पहले तो मैं समझा किसी रॉकेट का ऐड है। टूथब्रश की रिसर्च का पैसा किसी और क्षेत्र में खर्चा जाता तो आज हमारा देश कहीं और होता। भविष्य का टूथब्रश कैसा होगा, हमें आज बताएंगे भारत के ब्रिलियंट टूथब्रश रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर मंजनकर।
डॉक्टर मंजनकर साहब, हेलो। भविष्य का टूथब्रश कैसा होगा? जिस तरह हमारी बेवकूफ कंपनियां रिसर्च कर रही है, हो सकता है भविष्य के टूथब्रश से आप ईमेल भी भेज सके। अच्छा जी। अच्छा, क्या ऐसा ब्रश नहीं बनाया जा सकता जिससे हमारे नेता अपने दांत और अपना मुंह साफ कर सके? नो 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 नो, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। वो सब छोड़िए डॉक्टर मंजनकर, और ये बताइए कि इतनी तरक्की के बावजूद हमारा देश आज तक चांद पर रॉकेट क्यों नहीं भेज सका? एक्चुअली 1968 में जो रॉकेट चांद पर पहुंचा था वो इंडियन था। अच्छा, जी हाँ, लेकिन अमेरिकन्स ने हमारे पियोन्स को पैसे खिलाकर झंडे चेंज कर दिए। अरे आपको मालूम नहीं? मगर आप इन फोटोग्राफ को देखकर साफ मालूम कर सकते हैं कि चांद पर पहुंचने वाली पहली फैमिली, फर्स्ट फैमिली इंडियन है। हाँ, क्यों नहीं। और ये सब माइक्रो ब्रिसल टेक्नोलॉजी वाला टूथब्रश यूज करते होंगे, है ना मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर मंजनकर। अरे तो मैं क्या करूं, जाइए कोने में जाके मंजन कीजिए, जाइए। अरे जाइए। How I brushed him aside. Welcome back to M&S once again. आजकल के क्विज प्रोग्राम्स हमने रियलाइज किया आर टोटली यूजलेस। क्विज होना चाहिए जो हमारे बच्चों को आज की दुनिया से परिचित कराए। आउटर मंगोलिया का प्रेसिडेंट कौन है? Who cares? लुम्बागा का कैपिटल क्या है? Who knows? ये देखिए एग्जाम्पल। हेलो, सड़क छाप में मैं ब्रजेश आप सबको हेलो बोल रहा हूँ, और आज हम देखेंगे कि अपने देश वाले अपने देश के बारे में ज्यादा जानते हैं या फॉरेन के बारे में ट्रैफिक से कोई बचा हो। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। ओके, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बॉम्बे। आर यू श्योर? या डोंट चेंज योर माइंड। I'm not changing my mind. ओके, गुजरात की राजधानी क्या है? सूरत। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? गुजरात इज बड़ोदा। Failure. What is the capital of London? Britain. London. Capital of London. Okay. What is the capital of Britain? Same thing. London. मुझे ये बताइए गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात। I don't know. राजकोट। I suppose I'm not too sure. मुझे ये बताइए इंग्लैंड की राजधानी क्या है? क्या बोल? राजबरी राइनोसेरस। मुंबई की राजधानी क्या है? मुंबई की राजधानी मुंबई। मुंबई की राजधानी मुंबई है, मुंबई की राजधानी होती है। अच्छा मुझे ये बताइए गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीधाम। बड़ौदा। मजाक करते हैं यार। अरे ये जनरल नॉलेज नहीं, ये तो कैपिटल पनिशमेंट है। Our first guest in Movers and Shakers tonight is a itsy bitsy teeny weeny boy who is supposedly the youngest drummer in India. He's just 12 years old and he's been playing drums since he was just 2, an age when you and I were just wetting our diapers. He has now found himself an enviable place in the Limca Book of Records. Ladies and gentlemen, please welcome DDDD, the drumming dude, Darshan Doshi! ये तुमने बहुत दर्शन जबरदस्त ड्रमिंग अभी की। एक अच्छे परफॉर्मेंस के बाद तुम्हें कैसा लगता है? यू फील गुड। अच्छा, 2 साल की उम्र में तुमने ड्रमिंग शुरू की। 2 साल की उम्र में तो लोग बच्चे जो हैं वो गिल्ली डंडा भी खेलना नहीं जानते ठीक से। तुमने ड्रम के स्टिक्स उठा लिए। किसने तुम्हें इंस्पायर किया? शिवमणि ने? मेरे पापा ने। पापा ने? पापा भी ड्रमर है? तो तुमने कैसे कैसे शुरुआत की? तुम्हें कुछ याद है? 2 साल की बातें याद तो नहीं रहती, लेकिन तुम्हें कुछ याद है कैसे तुमने शुरुआत की? कुछ भी मारते थे ऐसे ऐसे करके पहले? हाँ? मेरे पापा के प्रोग्राम में रहता था, उधर देखता था सब, तो फिर होता था, फिर चालू किया बजाने का। अच्छा, पहले तो चेयर पे बजाता था। कुर्सी पे तुम बजाते थे? मतलब ड्रमिंग कुर्सी पे करते थे? आई डोंट। थैंक यू। अरे तुमने बजाया तो मैं अच्छा खासा गा भी लिया। तुम फिर लिटिल वंडर्स में और लिटिल स्टार जो उसमें फिर कैसे चले गए?
मेरे पापा का एक प्रोग्राम था, तो उधर कल्याण जी अंकल आए थे, तो उन्होंने उनको बोला कि हमको चाहिए कोई आर्टिस्ट, तो उन्होंने बोला मेरा बेटा बजाता है, तो उनके घर पे लेके गए और उन्होंने बोला ये डेट ये तारीख में आ जाओ। तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा कल्याण जी ने और एकदम आनंद जी हो गए नहीं? और क्या क्या करते? क्रिकेट। क्रिकेट। तो बड़े होके फिर क्या बनना है? ड्रमर बनना है, क्रिकेटर बनना है, पढ़ाई की ओर जाना है, सरकारी नौकर बनना है, पायलट बनना है, डिस्को डांसर बनना है, क्या बनना है? ड्रमर। ड्रमर। तुम्हें लगता है कि तुमको ड्रमर ही बनना चाहिए? और पढ़ाई कब तक करोगे फिर? बीकॉम। बीकॉम? ये बीकॉम क्यों? डिग्री चाहिए। Very nice talking to you, Darshan. It was a great pleasure talking to you, and we all sincerely hope that you go on to become the biggest drummer of India. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in MNS, the Mashook hero, Ayub Khan. Ayub साहब, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? That's a great preoccupation for any actor. हाँ जी, आजकल क्या कर रहे हो? Nothing. Because doing something is very dangerous. Very dangerous and very difficult also. Very difficult but more dangerous. फोन आ जाते हैं। ये बात भी सही। अच्छा, आप एक बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री के प्रीमियर और इलस्ट्रियस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। How did you manage to move out from the clutches of being a Khan? मैंने एक छत्र छाया थी ना दिलीप साहब की, नासिर साहब की, उससे निकाल कर एक अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी बनाना। अभी भी अपनी खुद का एक वजूद बनाने की कोशिश में लगा पड़ा हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ भी हो एक छोटा मोटा नाम कमा लो अपने लिए। फिलहाल तो हमारे जो मॉडेस्टी आपको विरासत में मिली। हमारे जो अंकल हैं वो अल्लाह के फजल से इतने कामयाब और ग्रेट आर्टिस्ट हैं कि उनके चुंगल से निकलना नामुमकिन है। आई डोंट थिंक सो दैट विल एवर बी पॉसिबल। तो फिर तुमने शादी इतनी जल्दी कैसे की? तुम्हें ऐसा लगा और एक्टरों के जैसे नहीं लगा बीवी छुपा के रखनी चाहिए या शादी देर से करनी चाहिए क्योंकि स्टारडम पे असर पड़ता है? वो बात सही है, मगर क्या है कि लोगों को स्टारडम की फिक्र थी, मुझे फिक्र थी कहीं बीवी ना भाग जाए मेरी किसी और के साथ। इससे पहले कि वो चली जाए मैं उनसे शादी कर लूं। तुमने जो फिल्म की सलामी उसमें तुमको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत 15 kg को लूज करना पड़ा, कोई जाके आर्मी में हेडक्वार्टर्स में जाके ट्रेनिंग आई में गया था मैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो वहाँ मुझे उनका कहना था कि इफ समवन इज पोर्ट्रेइंग a character from the IMA, we would like it if he understands the rituals and whatever. IMA also probably stood for the Indian Mashook Academy. तो वहाँ मैंने दो महीने की ट्रेनिंग ली। अच्छा। और जो आप कह रहे हैं वो 9 दिन में उन्होंने मेरा 15 किलो घटा दिया। अब कहाँ जा रहे हो, किस तरफ तुम? मुझे खुद पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ रास्ता। मगर मैं मृत्युदंड तुमने की? जी हाँ, माधुरी के साथ, प्रकाश झा के साथ। How was that experience? That was really a dream. It was something that I was wondering ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि to work with the finest people is definitely a privilege. What is your wife's reaction towards you? How does she like you being an actor? उनको क्योंकि ज्यादातर बीवियों का ही होता है यार, कुछ और बन जाते हैं, फिल्म एक्टर क्यों बन गए? वो घड़ी फिर एक्सक्यूज देते हो, ऐसा छूना डायरेक्टर ने कहा, ऐसा डायरेक्टर ने कहा। मैं नहीं चाहता था, मैं तो कह रहा था दूर रखो, मुझे कहना नहीं ऐसे आपको मिलना है और ऐसे आपको किस करना, मैं नहीं चाहता कसम से। जाहिर है कि शुरुआत में उनको अच्छा नहीं लगा होगा। मुझे आई एम श्योर किसी वाइफ को ये पसंद नहीं होगा कि उनका शौहर किसी और के साथ भाव में लेके गाने गा रहे। तो बट इट टुक सम टाइम। अगर थोड़ी मैच्योरिटी हो तो समझ में आती है कि भाई दिस इज योर ब्रेड एंड बटर। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दिस इज योर ब्रेड एंड बटर एंड योर प्राइवेट लाइफ इज समथिंग एल्स। You don't make your professional life your private life. Keep earning the bread and keep buttering your wife. That's a good one. अच्छा, इन फिल्मों में काम करने के बाद कभी आउटडोर शूटिंग में कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि आउटडोर शूटिंग के वक्त कभी किसी ने गाने के वक्त या ऐसा कुछ बोल दिया हो जिससे आपको? ये हमारी पहली पिक्चर माशूक थे, हम लोग नैनीताल गए थे। तो वहाँ शूटिंग होती नहीं है ज़्यादातर, तो वो होती है लेकिन दूसरे किस्म की शूटिंग। तो करीबन कुछ 10-15 साल के बाद कोई यूनिट वहाँ पहुँची थी, तो वहाँ सब लोग खुश हो गए थे कि हमारे यहाँ शूटिंग हो रही थी। तो वहाँ के जो यंग लड़के थे वो वहाँ आ गए, तो थोड़ी वो मस्ती करने लग गए। तो
मस्ती की वजह से थोड़ा वहाँ लाइटमैन और उनमें झगड़ा सा हो गया। झगड़ा हो गया तो सिचुएशन में टोटली आउट ऑफ हैंड, तो हमने कहा कि भैया आप यहाँ से भागो। भागो सबसे पहले सबसे पहले भागो। भागते हैं। तो मुझे याद है कि मैं और आयशा जहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा बस भागो, गाड़ी में जाके बैठ जाओ और निकल जाओ यहाँ से। तो पहले वो आयशा को लेके गए और मैं पीछे पीछे भाग रहा था, और हम लोग गए एंड आयशा गॉट इनटू द वैन और उसने दरवाजा कर दिया एंड दे ड्रोव ऑफ एंड दे लेफ्ट मी देयर। मुझे ले जाओ यार कोई यार, अरे मुझे छोड़ो, मैं फिर गया यार, मुझे मत छोड़ो। फिर बाद में किसी मतलब नहीं, आयशा ने मुड़ के तो नहीं बोला हम हीरो बदलना चाहते हैं? तो फिर बाद में कोई लोकल थे वहाँ, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा के फिर वो मतलब प्रोड्यूसर को भी ये पता नहीं था कि हीरो है कि नहीं साथ में। बाद में पहुंचा, भैया मैं भी था यार वहाँ। तौबा तौबा। तो दैट वाज वन एक्सपीरियंस। ऐसे तो बहुत काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। ये तो लड़कों के साथ। हाँ जी। लड़कियों के साथ कैसे एक्सपीरियंस? बीवी होती है साथ में, क्या एक्सपीरियंस होगा। हमेशा कभी ये कोशिश नहीं कि बीवी को छोड़ के नहीं जाओ? नहीं, हाँ, मेरी ऐसा हमेशा कोशिश यही रही कि बीवी साथ में रहे। अपनी ना? जी हाँ। तो लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।